ये देखो इसमें 2013 में एक बार ऐसे आया था क्वेश्चन, फिर 2021 में डायरेक्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, परंतु वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अभी देखो इसमें दिया है, पूरा एक टेबल बना के दिया है वो, तो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ये चीज़ याद रखना। क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य में कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव, संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग। अरे मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप 2018 से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपकी बार भी आया है। बढ़ती हुई मांग, अति उपभोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों, राज्यों के बीच का विवाद विषय बन गए। अब जैसे यहाँ से कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु का विवाद है कावेरी नदी को लेके, संप्रदाय में हो जाते हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गया। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों और इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। सोचो, ये सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या है ज़्यादा, पानी है कम। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः प्रतियोग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियाँ तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक, जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर जो है 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। आप कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम से केंद्रित है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका। आपके देखो गंगा बेसिन के क्वेश्चन मेंस में 2024 में भी आया। भौम जल संसाधन। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो जल की मांग के आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। इसीलिए मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लेगून और पश्चिम जल क्या होता है? भारत की समुद्री तट रेखा विशाल है। कुछ राज्यों में समुद्र तट जो बहुत दंतुरित या इंटेंडेड है, इसी कारण बहुत सी लेगून और झीलें बन गई है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन्हीं लेगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशय में खारा जल है, इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। जल की मांग और उपयोग, ये जो जितना भी है सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है।
इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई है। वास्तव में भारत की वर्तमान जो जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, ये चीज़ याद रखना। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बोल सकता है, एक बार पूछा भी है कि इसमें ज़्यादा उद्योग में ज़्यादा यूज होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का उपयोग केवल 2% और भौम जल का 5% उपयोग ही में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टर में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। एक पेटी में क्वेश्चन आया हुआ, देखो 14-15 की समथिंग। सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा की स्थानिक सामयिक परिवर्तितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी बंगाल और बिहार में मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखी जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई की आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। एक बार यहाँ देखो कुछ बेसिन दिया, देखो ये रहा यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। उसमें पूछा था कि गंगा बेसिन के क्षेत्र में पानी की कमी क्यों है। अब देखिए पूरा एरिया है, इसमें देखो राजस्थान का भी कुछ पार्ट आएगा, एमपी भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, ये सब आएगा। अभी पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी ना बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। सिंधु बेसिन पता होना चाहिए। पश्चिमी प्रवाही नदियाँ समूह कच्छ, सौराष्ट्र में नदियाँ और लूनी नदी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये बैराग बेसिन है, सरुण रेखा बेसिन है, ब्राह्मणी वैतरणी बेसिन, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2011 में। महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, ये माही बेसिन है, साबरमती बेसिन है, ये गोदावरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, पेन्नार बेसिन है, पेन्नार पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कावेरी बेसिन है, पश्चिमी प्रवाही नदियाँ समूह तापी की दक्षिण की नदियाँ हैं, यहाँ से भी कुछ पश्चिम की नदियाँ बहती है। पूर्वी प्रवाही नदियाँ समूह टू कन्याकुमारी और पेन्नार के बीच की नदियाँ हैं, जो पूर्व की तरफ बहती है। पूर्वी प्रवाही नदियाँ समूह महानदी और पेन्नार के बीच की नदियाँ हैं, यहाँ पे पूरी नदियाँ बहती है। तो डायग्राम से क्लियर नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखो मेंस में बना है आपकी बार। बस ओनली जिसको ये पता होता गंगा घाटी में कौन कौन आते हैं। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये थोड़ा याद रखा करो ये चीज़ें। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निविल बोए के क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निविल सिंचित क्षेत्र का 76% पंजाब में 1% और 51.3% हरियाणा में कुल कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, 2020 का पेपर देखना, उसमें मिलेगा एक। इससे यह ज्ञात होगा कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमि के जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बना है, ये चीज़ याद रखना। और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण की वृद्धि हुई है। ये रोग होता है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, इनके कारण जो रोग होता है। 2013 का PYQ है, फ्लोराइड और क्या है, आर्सेनिक, ये सब दिया हुआ था। हाँ, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, मैं भेज देता हूँ सर।
और वो तो आया ही है, दूसरा देखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से मृदा में लवणता बढ़ गई है और भौम जल सिंचाई में कमी आ रही है, इसके कृषि पर संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये नहीं मतलब लवणता जो बढ़ी है फिर इसके उपाय, ऐसा कुछ पूछा था, यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। संभावित जल समस्या क्या है? जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीवों, ये चीज़ याद रखना, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के लिए योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो वे जल में घुल जाते हैं तथा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र, एक्विटी सिस्टम प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा, यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। देखो गंगा और इसकी सहायक नदियाँ और इन पर स्थित शहर दर्शाए गए हैं। अभी देखो इसमें दर्शाए गए होंगे और वहीं से पेशेंट क्वेश्चन पूछा भी था। ये देखो थोड़ा क्लियर नहीं है इसका। निम्न गुणवत्ता का पानी है, यहाँ पे निम्न गुणवत्ता दिल्ली यमुना नदी जो इलाहाबाद बसा हुआ है। ठीक है, छोड़ो। जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इसके महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर, महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। यह भी आपके मेंस में 2024 का क्वेश्चन था, पर उसने पूछा था ऐसे दो प्रौद्योगिकियों के नाम बताओ। भारत को जल संरक्षण के तुरंत कदम उठाने और प्रभावशाली नीति और कानून बनाने और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने, जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देखो एक चीज़ याद रखना, मेंस में अगर आप 2018 से देखना, हर साल 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, 18 से लेकर अभी 24 तक। और ये इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल प्रदूषण का निवारण, उपलब्ध जल। और ये जो है ना सर, ये जो पंजाब और हरियाणा में जो खेतें अधिक सिंचाई हो जाती है, उसमें क्या होता है ना, जो पोषक तत्व होते हैं वो निश्चालन होके उसके पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, जिससे कि खेत में वो हो जाती है, लवणीय हो जाती है। और जब आपने देखा होगा सर, जब खेत को सिंचित किया जाता है ना सर, तो उजला उजला झाग सा बन जाता है। वो उजला उजला झाग वही है लवण। ठीक है सर, जिस खेत में लवणीयता ज्यादा होगी वहाँ झाग बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए वहाँ समझ जाते हैं कि यह जमीन लवणीय हो चुकी है, क्योंकि निस्तारण होकर सारे पोषक तत्व जमीन के नीचे चले जाते हैं। देखो उपलब्ध जल संसाधनों तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तक तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकों के साथ कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषण का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। अब देखो ये भी यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा पीटी में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जैवाणिक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडियार, कुवम, संपूर्ण विस्तार, वेगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातु, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण का ही कारण है। ये चीज़ याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी में। वैधानिक व्यवस्था जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये चीज़ याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछता ही है। प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और इसके भी सीमित प्रभाव हुए हैं। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनके भागीदारी से कृषिगत कार्य तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषणों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल का पुनःचक्र और पुनः उपयोग। पुनःचक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन व अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनःचक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनःचक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतर स्तरण, तालाब पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि वस्तुस्थ अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे, प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था को सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकार ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू मतलब जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में कि राजेंद्र सिंह के द्वारा चालू किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रह संरचनाएं जैसे अंतर सरण तालाब मतलब जोहड़ बनाना, राजस्थान में इस टाइप से होता है कि जोहड़ की खुदाई की गई और रोक बांध बनाए गए, मतलब एनीकट बोलते हैं राजस्थान की तरफ। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रह संरचना का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रह संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। एक मूवी थी उसमें इसका दिखाया भी गया क्यों हुआ था। ये कोई कलेक्टर की भूमिका थी उसमें, तब से फिर ये कंपलसरी कानून बना दिया गया। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है। फिर भी सफलता कुछ की ही कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने का आवश्यकता है और इसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, मेंस में हो या पीटी दोनों के लिए। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल मृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक काम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है और यदि इसे जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्र में लवणीय जल के परिवेश को भी रोकता है। तो ये चीज़ याद रखने से इतने फायदे हैं। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशय जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या अथवा टाँका एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। पूछ भी सकता है, चीज़ याद रखना। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों को समझने के चित्र 56.2 देखें, इसी में दिया होगा। हाँ ये है, ठीक है। रोलेगंज सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु केस स्टडी दिया है। ये आप
ऐसे में यूज कर सकते हो, एथिक्स में यूज कर सकते हो, इस टाइप का ही चीज़ याद रखना अगर इस टाइप का आता है। ऐसा नहीं जीएस के आंसर में भी डाल सकते हो। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रोलेगॉन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। ये पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में एक गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा होता। अन्ना हजारे ना ऐसे फेमस नहीं है, उसने भाई अपने गांव में ऐसा ही काम किया है। शायद मुझे लग रहा है शायद उसी की स्टोरी है शायद, पर अन्ना हजारे ने वैसा ही काम किया था कि उसके गांव में पानी नहीं था, लोग शराब पीते थे, ये सारी चीज़ें थी, वे डोमेस्टिक वायलेंस ये सारी चीज़। तो अन्ना हजारे ने क्या किया था कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए थे, तो उसी कारण वर्षा हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ऐसे नहीं फेमस है वो, यहाँ तो लोग तो अब जानते हैं उसके बाद जब अन्ना आंदोलन किया उसने लोकपाल की, वो पहले से ही फेमस है। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वर्षों की कटाई रोकने और मद निषेध के लिए तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस समय सेवी के कथनानुसार इसने परियोजना को लागत का सामाजिकरण कर दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्हें भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया। गांव में अंतःस्त्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका, तटबंध की दीवारें रिस रही थी। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवानों को एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आश्वासन इकाई खत्म कर दी गई और मद निषेध लागू कर दिया गया। सोचो, और मुझे जहाँ तक लग रहा है पूरा स्टोरी उसी का ही है, अन्ना हजारे का ही, क्योंकि मैंने जो उसकी स्टोरी पढ़ा है, सुना है, वो ऐसी ही है एकदम। थान पर चारा क्या यही की हाँ वही तो मैंने भी पढ़ी है उसके बारे में, तो यही है वो स्टोरी। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये देखो ना, ये 2021 का क्वेश्चन है ये। कम पानी की आवश्यकता वाली फसल जैसे दालें, तिलहन, कुछ नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया। स्थानीय संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों को पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। नई पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता। सोचो कितनी बड़ी अच्छी बात। शून्य सिंचाई कृषि में क्या होता है? पानी की कंज्यूमिंग कम होती है। और क्या, शून्य सिंचाई तो वही होगा। हाँ वही। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण करके केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। सोचो, अब ये देखो, इस चीज़ के लिए कोई आईएएस बनने की जरूरत है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि समाज में ऐसे भी रह के बहुत सारी आप उपयोग कर सकते हो। अब देखो, अन्ना हजारे वो कुछ था शैली, पर उसने सोचा इतना बड़ा चेंज कर दिया ना। मैं बता रहा हूँ 100 साल में कोई आईएएस अधिकारी की भी लाके इतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे जिसने इसने किया है। मतलब समझिए, हर सेक्टर में, एजुकेशन में भी किया, इन्वायरमेंट को लेके भी किया। मतलब ये चीज़ नहीं कर पाओगे आप आईएएस बन के भी। मतलब मेरा कहने मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जीवन में आप आईएएस बनो तब कुछ कर सकते हो। इच्छा शक्ति चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। उसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों की आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल ग्राम अपने समीपवर्ती ग्रामों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है। खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता की बात कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है, रोहलेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गाँव बनने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर है। भविष्य में रोहलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। देखना उसी की है, अन्ना हजारे की है। समस्या कम करने के उपायों को अपनाने से क्या होता है कि सफल कहानी बनती है। अब देखिए, जल संभर के है प्रस्तुत को भी एनीकट बना दिया जाता है। देखो, ये चेक डैम बना दिए यहाँ पे। झीलों द्वारा संरक्षण करना, ये देखो, ये आजकल ये मेरे घर में भी है, ये वाला वाटर हार्वेस्टिंग से वाला सिस्टम। ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, आज के समय की ज़रूरत है।
बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने में उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्र में जल स्थानांतरण करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी वैयक्तिक उपभोक्ता, घरेलू और समुदाय के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता, देखो अभी तो पुरानी हो चुकी है, परंतु अगर बाय द फ्यूचर कभी भी अगर कोई नई नीति आती है ना, तो वो चीज़ याद रखना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पेयजल सबसे पहली, फिर उसके बाद सिंचाई आएगा, फिर जल शक्ति आएगा, नौकायन आएगा, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार है, या मान लो इस टाइप की केस स्टडी आए ना, तो उसमें भाई आप पानी किसको पहले दोगे, लोगों को पीने के लिए दोगे, सिंचाई के लिए दोगे। तो उसमें अगर जैसे आप एथिकल डायलेमा झेलते हो, तो उसमें आप बोल सकते हो कि जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 है उसके तहत ये क्रम डिसाइड किया गया, तो मैं भी इसी को फॉलो करूँगा। तो ये चीज़ भी याद रखना। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहाँ पेयजल के स्रोतों का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधरनी चाहिए। दुर्लभ जल संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा विनिमय उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों के द्वारा संरक्षण चेतना बढ़नी चाहिए। जल क्रांति अभियान 2015-16 में शुरुआत आई। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। देखो ये याद रखना, राष्ट्रीय जल नीति 2012 आ चुकी है, पर इसमें भी चेंज आ चुका होगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। भारत की एक खास स्थिति उस जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति है ना, 2019 से 20 के क्वेश्चन देखना, मेंस के क्वेश्चन आया हुआ। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति की जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीके से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठनों और नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई। जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में प्रत्येक जिले को एक ग्राम जिसमें जल की कमियों से चुना गया है। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो उत्तर वाला पार्ट है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण राजस्थान, गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, उड़ीसा का पूर्व, मेघालय का उत्तर पूर्व। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्र में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, लोगों में जागरूकता फैलाने के जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम से। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखो ना, अब आप लोग क्या करना, जैसे आप वाला जैसे एक बार तो ये मान लो मेरे साथ पढ़ लिए, अब आपको क्या करना, जल वाला जो टॉपिक है ना, याद को मैंने पहले भी शायद अपन 9वीं क्लास में किसी में पढ़े हैं इस चैप्टर को। तो आपको क्या करना है कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जहाँ पे भी जल के बारे में दिया है उसको एक साथ पढ़ो। उससे देखना ना, एक भी क्वेश्चन पीटी का हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ याद रख लेना। 2024 का क्वेश्चन भी इसी एनसीईआरटी से है, ये चीज़ याद रखना। एक और चैप्टर कर लेते हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, पीटीओ दोनों मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में गड़बड़ी है कुछ, चलो ठीक है।
भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्रीपेलाइजोक एज में उद्भित है और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के आग्नेय तथा कायंती चट्टानों से संबंध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों और ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। एक खनिज निश्चित रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों विशेषताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज संसाधनों के प्रकार ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं 9th या 10th क्लास में। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक धातु और अधात्विक मतलब अधातु में समाहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी धात्विक है, प्राकृतिक खनिज है, अधात्विक खनिज है, इसमें लौह है, अलोह तत्व है, फिर ईंधन खनिज है। ये याद करो, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि। अब इसमें दिख ही नहीं रहा अच्छे से, चलो कोई नहीं, बात देख लेना। जैसे कि उपयुक्त आरेख स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लोहे है, इसका तांबा एवं सोना, इसको स्वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन आया था, यहाँ से देखना सीधा मिलेगा यहीं से। आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लोहे अलोह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लोहे जैसे आप जानते हैं कि लोहा है, वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लोहे अंश समाहित होता है। जैसे कि लोहे अयस्क वे लोहे धातु होते हैं जिन्हें लोहे अंश नहीं होता है। अलोह धात्विक खनिज में आते हैं, जैसे कि तांबा और बॉक्साइट। ठीक है, अभी तो बेसिक ये नहीं पूछेगा यूपीएससी। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से भी जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणियों पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि। ये चीज़ याद रखना कौन कहाँ से मिलता है। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलों में संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये बात सही है। तीसरी प्रमुख विशेषता है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, हाँ, लिमिटेड होते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भारत में खनिजों का वितरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए, मेंस के लिए भी पूछा गया है। भारत में अधिकांश धात्विक खनिजें प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्ण, गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में पाए गए। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर के जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टी है। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र रेखा के खंडों में पाए जाते हैं। ये पट्टी है। जहाँ इंपॉर्टेंट है यही है कि जो जहाँ पे पाया जाता है मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। अब याद रखना कि आगे यूपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा और पूछा भी है। क्या आपने कभी सोचा कि प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जैसे लोहे, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक आदि। दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, संस्कृत तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर स्थित है। यह पट्टी लोहा, धातु और बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लोहे, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। ये चीज़ याद रखना, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यहाँ कोयला कम पाया जाता है। इस पट्टी खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट किले के निक्षेप है। ये 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी 2022 में भी पूछा है और उससे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। याद कर 2022 के क्वेश्चन बाद संपूर्ण तट पे पाया जाता है। मोनाजाइट, थोरियम के बारे में था क्वेश्चन। गोवा में लोहे अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये पट्टी राजस्थान में अरावली गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 2018 में भी आया और उसके बाद में भी आया हुआ। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है। यहाँ मुल्तानी मिट्टी के विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निष्पत्ति के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत है।
हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, शीशा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों का निक्षेप है। इनके अतीत खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे प्रश्न में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की स्थानीय प्रारूपों के बारे में जानेंगे। लोह खनिज, लोह खनिज अयस्क जो मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लोह खनिज धातु आधारित उद्योगों विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लोह खनिजों के संचय उत्पादन दोनों से हमारे देश की स्थिति अच्छी है। लोह अयस्क, भारत में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लोह अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में ऐसे अयस्क के दो प्रमुख प्रकार है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और कोयले का भी पूछा हुआ है, ये चीज़ याद रखना, दोनों का पूछा हुआ है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसके सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लोह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है, जो इसके लिए लाभप्रद है। लोह अरे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। लोह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उड़ीसा में लोह अयस्क के सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें हैं गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़ मयूरभंज में है, किरुबुरु, केंदुझारू तथा भोनोई सुंदरगढ़ है। झारखंड की ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाओं के कुछ सबसे पुरानी लोहे की खदानें तथा अधिकतर लोहे इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है। नवा मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिलों में स्थित हैं। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडेला तक विस्तृत है। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिल्ली तथा दुर्ग में ये छत्तीसगढ़ में राजाराई की खदानें देश के लोह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लोह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले, ये याद रखना। और यहीं पे तो KGF 2 मूवी बनी है। कि सुंदर होसपेटे क्षेत्र में तथा चिकमगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ियाँ, ये चीज़ याद रखना। बाबा बुदन पहाड़ियाँ ये सब कहाँ पे, सब कर्नाटक में हैं, याद रखना ये चीज़। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट। कुद्रेमुख तथा शिवगोमा, ये भी याद रखना। चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, अब ये भी यूपीएससी 2019 में पूछा, इतना पता होता है क्वेश्चन बना लेते हो। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुरुनूल, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लोह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी लोह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, मेंस में जाके देखना। मैंगनीज पीटी में भी आया हुआ है। लोह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लोह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैंगनीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम से संबंधित। ये भी क्वेश्चन पूछा, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ना, ये लोह अयस्क क्षेत्र कहाँ है, लोह अयस्क खाने कहाँ पे, लोह अयस्क निर्यात पता नहीं। ये देखो, यही मैप छापना था मेंस का क्वेश्चन जो आया था उसमें, और आया जाके देखोगे आपको पता लगेगा। तो ये अभी जब हम पढ़े हैं रत्नागिरी, गोवा, मऊ, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुरू, ये सब पढ़े हैं अभी। बालाघाट MP में, ये चीज़ याद रखना। भंडारा, चंद्रपुर, बेलाडीला, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, ये पता होना चाहिए। यूपीएससी बहुत बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है ये किसके लिए फेमस है। उड़ीसा मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत के लोह अयस्क के पट्टे के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगरपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगर से। कालाहांडी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलागावी, उत्तरी कन्नारा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू में स्थित है। महाराष्ट्र में मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ मैंगनीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के लाभ ये है कि इस्पात संयंत्र से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ा, मांडला और जाबुआ जिलों तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैंगनीज के अन्य गौण उत्पादक है। अलोह खनिज, बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्न है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक है। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन का बढ़ा रहे हैं वे बोलनगिर तथा कोरापुट है। कोरापुट झारखंड में लोहरदगा जिले की पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप है। मैं यहाँ गया हूँ और यहाँ पे ट्रकों से भर भर के लेके जाया जा रहा है इसको।
गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप है। महाराष्ट्र में कोलाबाद, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक है। सर ये अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में मौजूद है। एमपी में है तो एमपी में ही बहुत ज्यादा पहाड़ी का विस्तार हो थोड़ा बहुत। हाँ, अमरकंटक पर्वत जो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन में भी मैंने पढ़ा था PYQ में, छत्तीसगढ़ और वो मध्य प्रदेश दोनों है। हो सकता है, उसका पठार का है बॉर्डर पे एकदम। तांबा, देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, ये अलवर वाला राजस्थान का पूछा था 2018 क्वेश्चन, जाके देखना। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्र धातु योग्य, अधातुवर्धी तथा तन्य धातु। आभूषणों को संदृढ़ता प्रदान करने में स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि जिलों में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में पाए जाते हैं। ये याद रखना, 2018 क्वेश्चन है पीटी का। तांबा के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिले का अग्नि गुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु को दक्षिण आरकाड जिला है। अगर इसका आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो ये आपको पढ़ने को मिला होगा, अगर पढ़ा होगा तो हिस्ट्री आपने। टिप्पू सुल्तान जब रहता ना वहाँ की बात है। अधातु खनिज, भारत में उत्पादित अधातु खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। अभ्रक के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनहरे होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। है ना, बचपन में मैं इसको अदरक समझता था अभ्रक पनीर धातु है, अलग है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबी जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास स्थित है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया व बांकुरा जिले भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन मतलब खत्म होने वाले संसाधन है। ये सब पढ़ चुके हैं, याद रखने में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा भी है। अभी कोयले के बारे में पेशेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा। 2020 में तो डायरेक्ट ये पूछा ही था, तो अगर आप 2011 से लेके 2024 तक देखोगे ना, लगभग हर 2 साल में क्वेश्चन बनता है कोयला से। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोहे के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों की सेल क्रमों में पाया जाता है जिनके नाम है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप। भारत में कोयला निक्षेप का 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर ओकारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये याद रखना, दामोदर घाटी कहाँ पे है? बंगाल में। ये जंगल झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरडई तथा करनपुरा झारखंड है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी तथा सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली। यहाँ पे एक IPS को भी मारा गया था, यहाँ पे दिन दहाड़े मारे जाते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कामपट्टी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी, आंध्र प्रदेश में पांडोर है। टर्शरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवालांग तथा लेंगरिन मेघालय, माखुप, जयपुर तथा ऊपरी असम, नजीका, नामचिक, नामोप अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में निष्कासित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। इधर देखो, सिंगरेनी में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया।
सिंगरेनी कोलेरिज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है जो अभी भी भूमिगत किनारी कोयला खदानों में जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु चिड़िया का उपयोग करते हैं। ये चीज़ याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है यहाँ पे। यदि कोयला खदान के अंदर वायु में अत्यधिक विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है तो खनन कर्मी बेहोश हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। यदि भी खनन कर्मी के बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं, तथापि उस नन्हे मध्य प्रदेश है। हाँ, सिंगरौली है, सिंगरौली करके। मेरा रूम पार्टनर जब मैं पहली बार दिल्ली में आया तो वो यहीं का था। उस नन्ही चिड़िया यहीं पे बहुत सारे आईपीएस को यहाँ पे भाई वो बहुत बड़े माफिया लोग हैं, वो 3-4 आईपीएस को तो पता ही नहीं लगा, उसी में दबा दिए। तो ये भी है। अरे बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ गुंडागर्दी चलती है, कोई कुछ कानून शासन कुछ भी नहीं। फिर वहाँ पे क्या होता है ना, सरकार जो अब देखो ईमानदार जो व्यक्ति जाएगा तो वो तो नहीं देख पाएगा ना ये सब। तो सरकार देखो हमेशा देखो बहुत चीज़ अंतर होता है ये चीज़। तो सरकार वहाँ क्या करती है, फिर ऐसे जो भाई करप्ट पर्सन है उसी को भेजती है वहाँ पे, तो जा भाई तो कमा अपना, हमें भी भेज दे इधर, और तू जितना कमाना उतना कमा। ऐसा होता है, ये हकीकत है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार को ईमानदार ऑफिसरों को भी ज़रूरत होती है, तो सरकार वहाँ पे फिर ईमानदार ऑफिसरों को भेजती है। अब जैसे ध्यान देखना, जो मुंबई का जो इलाका है ना, सर सरकार को कैसे पता चलता है कौन ईमानदार है कौन नहीं? अरे तुम्हें क्या लगता है एक एक चीज पता रहती है? एक एक चीज पता होती है भाई, एक एक चीज। जैसे कि बीपीएससी का आयोग है ना सर, गुजरात में 2000 करोड़ रुपया एससी का आया था कल्याणकारी योजना के लिए, उसमें 2000 करोड़ रुपए कटक गए और बिहार में इसको बनाया गया बीपीएससी आयोग का अध्यक्ष। हाँ? अब है ना इसमें क्वेश्चन है ना सर, 50,000 रुपए में बेचे हैं, 50,000 रुपए में क्वेश्चन भेज दिए हैं। अरे वो तो है, ये तो जो भी है, पर मैं बता रहा हूँ ये होता है, ये हकीकत है, आप लोग समझते नहीं हो। अब जैसे देखो ना, अब ये ऐसा एरिया है यहाँ पे भाई माफिया लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, तुम कोई से भी आईपीएस को भेज दो मारा जाएगा। हो सकता है उनके 2-3 लोगों को मार दे, पर वो बचेगा नहीं। तो सरकार कभी भी अगर सोचोगे ऐसे चलता रहेगा तो सरकार कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार फिर लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने का भी दबाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर सरकार क्या करती है भाई, ऐसा बंदा भेजती है जो उन लोगों के साथ डील करे। भाई ठीक है, तुम निकालो जो करना जो करो, हमें भाई एक अमाउंट दे दो 100 करोड़ या जो भी है, जो डील होती है उनके बीच में, उसका कुछ परसेंटेज उस जो भी आईएएस अधिकारी होता है, आईपीएस, उनको मिल जाता है, और वो जो है पार्टी जो भी उनको अपॉइंट करेगी उसको होता है। तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, अरे मूवी नहीं हकीकत है, ये हकीकत है। जैसे मुंबई का ना जो पॉश इलाका होता है, जहाँ बार चलते हैं, बहुत सारी इलीगली जितनी भी एक्टिविटीज चलती है इलीगल, तो वहाँ पे ना फिक्स होती है। जैसे मान लो अगर आपको डीआईजी बनना है वहाँ का, ठीक है, तो वो जो डीआईजी बनने जाएगा ना, उसको जो सरकार, अगर भाई तुम्हें बनना, तो पहले सरकार बोल देगी हमें 100 करोड़ इतना चाहिए। मतलब एक अमाउंट होती है, हर एक सीट की अमाउंट होती है, तुम्हें पता है? भाई अगर आपको यहाँ पे पोस्ट होना तो इसका इतना है, क्योंकि इस एरिया की भाई डिमांड इतने कि तुम इतना पैसा कमाओगे वहाँ पे, तो भाई सरकार पहले ले लेती है भाई इतना है। तो उसमें ऐसा ही होता है उस मूवी में जो मैंने देखा था। ये हकीकत भी ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है मालूम है सर? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए विज्ञापन दिया जाता है, फिर 50 लोगों ने भरा, तो 50 लोगों ने भरा, तो जो सबसे अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट की बोली रखता है ना सर, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना सर, जो अधिकतम रहता है ना, जैसे कि 10 लाख रुपए, तो फोन करके अगर मुझे आपको देना है तो मैं आपको रात में फोन करके बोल दूंगा कि तुम 10,05,000 भरना, ठीक है। तो 10 लाख से अधिक हो गया, 10,05,000 मात्र, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में चला जाता है, और जो जिसने 10 लाख भरा वो सोच के कि मैं सबसे अधिक भर रहा हूँ, तो उनका नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिया जाता है करप्ट लोगों को। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, छोड़ो। चलो, तो यहाँ पे क्या थे, इस चिड़िया का यूज किया जाता है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मीठी होती है, तो उसको पता लग जाता है।
यदि भी खनन कर्मी के बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं, तथापि नन्ही चिड़िया के लिए भूमि के नीचे का अनुभव बिल्कुल सुखद नहीं होता। जब इस पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त खदान में उतारा जाता है तो वह संकट के लिए लक्षण प्रदर्शित करती है, जैसे पंखों को फड़फड़ाना, जोर से चहचहाना और जीवन का अंत। यह प्रतिक्रिया तब भी होती है जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 15% होती है। यदि हवा में मात्र 0.3% की हो जाती है तो चिड़िया तुरंत ही संकट को प्रदर्शित करती है और 2 या 3 मिनट में ही अपने ठिकान से गिर पड़ती है। एक कोयला खनक के अनुसार इन पक्षियों का पिंजरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.15% से अधिक की मात्रा के लिए अच्छा संकेतक होता है। एक कंपनी के द्वारा आरंभ किया गया दस्ते वाला कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में न्यूनतम 10 ppm मात्रा से उच्चतम 1000 ppm तक की सूचना दे सकता है। लेकिन इसके सबके बावजूद खनन कर्मी पक्षियों पर, जिन्होंने अपने सैकड़ों अग्रज खनन कर्मियों की जानें बचाई, अधिक विश्वास करते हैं। न्यूली फिल कोलफील्ड। अब देखो ये पाइपलाइन है जो यहाँ पे दिल्ली में पहुँचाई जा रही है, LPG गैस लाइन। ठीक है। पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों, विशिष्ट घनता में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे कि ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, उर्वरक, कृत्रिम रबर, ये याद रखना, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नैक, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में परिक्रमित किए जाते हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2 या 3 बार। पाए जाते हैं असम में, इधर भी है कुछ। हाँ, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। हाँ, ये भी चाहे रखना। अपनी दुर्बलता और विविध उपयोग के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। अब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी में पूर्वी तटों पर तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहर, कटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कोलाल, मेहसाणा, नौगाम, कोसंबा तथा लुनेज है। मुंबई है जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है। वो 1973 में खोजा गया और वहाँ गुनी क्षेत्र में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल और प्राकृतिक गैस को पूर्वी, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पीटी में पूछा है। तेल और प्राकृतिक गैस के पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी की बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। कूपे से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित, बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण है। बरौनी बिहार में है। हाँ, तो यहाँ क्या होता है ना सर, जैसे कि कच्चा पेट्रोलियम आता है और ट्रेन से, ठीक है, मालगाड़ी से आती है, उसमें जाती है और फिर वहां से रिफाइन होके, और वही जो पेट्रोलियम है इंडियन पेट्रोल और पता नहीं कौन कौन पेट्रोलियम कंपनी के नाम से बिकती है। हो सकता है। रामनाथपुरम तमिलनाडु विशाल गैस भंडारों के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट आई थी न्यूज में कि रामनाथपुरम जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस भंडार के संभावित क्षेत्र पाए। यह सर्वेक्षण अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। गैस की सही मात्रा का पता सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही चलेगा, लेकिन अभी तक परिणाम उत्साहवर्धक है। अभी ऐसे राजस्थान में भी पाया गया था, बाड़मेर में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई है। गैस को सभी इसमें जो काम करते हैं ना इंजीनियर, महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी होता है। अरे बहुत प्रॉफिट ये है ना, यही है जो सरकार को अभी कमा के दे रही है। नहीं तो सारी पीएसयू घाटे में है, पर ये सरकार को बहुत कमा के देती है। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार 7 तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए गए। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के नवीकरणीय योग्य प्राप्त है, जैसे सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव बायोमास। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक तेल शोधन कारखाने, याद रखना ये चीज पता होना चाहिए, देख लेने को में। लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, इनके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट है सबके बारे में पूछा। देखो थोरियम ये सब
पीटी में क्वेश्चन पूछा। हाल ही के वर्ष में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निश्चित धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूमि तामा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। ये राजस्थान के उदयपुर, जलवर, झुंझुनू जिले, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र के पुलिन बीच के बालू में मोनाजाइट व एल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ये यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड तथा कोलाम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी की नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और इसी दिशा में प्रगति 1924 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा के पास रावतबाटा राजस्थान में, कलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक, काकरपाड़ा गुजरात में। ये बहुत सारे एग्जामों में ऐसे पूछा जाता है, पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, ये चीज़ याद रखना। सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टाइक सेलों में विपत्ति, इसके बारे में यूपीएससी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है, वे फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी है। अन्य सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयले तथा तेल आदाय संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। ये सामान्यतः हीटरों, फसल, शुष्को, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिम भाग, गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। ये तरह आएगा। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा का परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सममार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणाली और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय तथा जलीय पवनों को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत ने पहले से पवन ऊर्जा उत्पादन आरंभ कर दिया है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान है। ज्वार तथा तरंग ऊर्जा, महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडारगृह है। 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर बृहत ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। यदि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया। भूतापीय ऊर्जा, जब पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसे ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कोपों से निकलने वाले गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोत झरनों में गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ घूमते हैं, तो वहाँ पे एक कुंड है, उसमें मतलब पानी इतना उबलता रहता है ना। अब वो मानते हैं कि लोग जो भी धार्मिकता से जोड़ते हैं, परंतु ये मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे क्या होता है, पानी इतना गर्म रहता है, वो यही कारण है वो। तो वो उसमें ना पूड़ियाँ तल जाती है आराम से, सोचो इतना गर्म पानी होता हो, तो तेल की जरूरत होती ही नहीं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में अधिकृत किया गया था, इसलिए बता रहा था ना, हिमाचल प्रदेश में भी है इस टाइप का। भूतापीय ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास बॉयस शहर बिहार में सर 3 जगह पे है ऐसा। अच्छा, होगा, परंतु उसका काम जो कॉन्सेप्ट यही है। इडाहो यूएसए में हुआ था। आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों को जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया था। यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। जैव ऊर्जा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पिछले क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा कहा जाता है जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशिष्ट, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा परिवर्तन के संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट में कूड़ा कचरा परिक्रमित करेगा तो ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगर पालिका कचरे की ऊर्जा में बदलने वाली कैसी एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। खनिज संसाधनों का संरक्षण, अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास, प्लास्टिक से सर
प्लास्टिक, ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना सर, वो प्लास्टिक से तेल बनाते हैं, ये शायद PYQ में है। अरे ओखला में यहीं पास में आया था, वो कचरे का भंडार है, परंतु वो सफल नहीं हुआ है, फेलियर है वो गवर्नमेंट का। बहुत सारे पैसे भी खर्चे किए उसमें, परंतु कोई मतलब नहीं है। 7वीं क्लास APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि फ्यूचर का वो मतलब ईंधन जो है ना वो प्लास्टिक ही माना जाएगा। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, अब इतना इसका प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसको कहाँ करोगे, तो इसका यूज करोगे कहीं ना कहीं। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्या भी पैदा होती है। अतएव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग, भूतापी आदि ऊर्जा के समाप्य स्रोत हैं। धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग धातु पुनर्चक्रण संभव करेगा। तांबा, सीसा और जस्ते जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार पर्याप्त है, छाजन या स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। स्क्रैप का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी सामान बना है, उसको पुराना हो गया तोड़ो, फिर उसको वापस यूज करो। इसलिए जो बड़े बड़े जो बनते हैं ना जहाज, उनका यही गुजरात में होता है, वहाँ पे वही किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। अत्यल्प धातु के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों को लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 3-4 चैप्टर बचे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा नहीं टाइम, मैक्सिमम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता कल भी ख़त्म कर दूँ मैं। चलो ठीक है, मैथ पढ़ते हैं अब।